अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आगा इरफान। आज हमारा टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन की एक टाइप होती है जिसके अंदर एक सेल डिवाइड होता है और प्रोड्यूस करता है दो डॉटर सेल्स। दोनों आइडेंटिकल होते हैं और दोनों के अंदर होते हैं दो सेट्स क्रोमोसोम्स के, समझेंगे 23 पेयर्स। तो जो डॉटर सेल्स होते हैं असल में कौन से होते हैं, वो होते हैं सोमेटिक सेल्स। तो माइटोसिस होती है सोमेटिक सेल्स के अंदर। सोमेटिक सेल्स कौन से हैं? मेल के अंदर स्पर्म्स को छोड़ के और फीमेल में ओवाया एग्स को छोड़ के पूरी बॉडी के अंदर सारे के सारे सेल्स हमारे सोमेटिक सेल्स हैं। जैसे बोन्स हो गया, हेयर हो गए, ब्लड हो गई, स्किन हो गए, सारे के सारे सेल्स हमारे क्या हैं? सोमेटिक सेल। हाँ, बाकी जो म्यासिस होती है उससे प्रोड्यूस क्या होते हैं? गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स को हम कहते हैं स्पर्म्स और फीमेल गैमेट्स को हम कहते हैं ओवाया एग्स। वो जो म्यासिस से सेल प्रोड्यूस होते हैं, असल में एक सेल डिवाइड होता है तो उसके नतीजे में कितने सेल प्रोड्यूस होते हैं? चार। और चारों के चारों क्या होंगे? हेप्लॉइड। सिर्फ और सिर्फ उनमें एक सेट होता है क्रोमोसोम्स का। तो कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 23। स्पर्म्स में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और ओवा में भी सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसके बाद आगे हम आ जाते हैं माइटोसिस की तरफ। जो माइटोसिस है उसके टोटल चार मेन फेजेस हैं। पहले को हम कहते हैं प्रोफेज। प्रो मींस फर्स्ट फेज, देन मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज एंड टीलो, टीलो मींस टर्मिनल, आखिरी फेज। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें अपीयर होंगी तो यहाँ पे डिसअपीयर हो जाती हैं, यहाँ पे जो डिसअपीयर होंगी यहाँ पे रीअपीयर हो जाती हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले प्रोफेज। तो प्रोफेज से चलने से पहले हम देखेंगे एक नॉर्मल सेल को। तो जो नॉर्मल सेल है हमें स्टडी करना बेहतर रहता है क्योंकि हमें पता तो चले कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। देखें, ये नॉर्मल सेल है, इसके अंदर ये दो स्ट्रक्चर्स हैं ग्रीन वाले, हमने बनाए न्यूक्लियस के करीब। इनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। इसके अलावा ये रेड कलर की जो मेम्ब्रेन बनाई है ये क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप, जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम इसको बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर ये ब्लू कलर का एक छोटा सा न्यूक्लियस बनाया है, ये क्या है? न्यूक्लियोलस। और फिर आप देखेंगे यहाँ पे थिन फाइबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। ये नॉर्मल सेल है। अब स्टार्ट होगा यहाँ पे पहली स्टेज प्रोफेज माइटोसिस की। अब देखें प्रोफेज में क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंसेशन, कंडेंस होंगे, हाईली क्वाइल्ड होंगे और जिसके नतीजे में यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स की क्या होती है? अपीयरेंस। उसके अलावा फिर आप देखेंगे न्यूक्लियर एनवेलप, यहाँ पे डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो गया। इसके बाद क्या होता है कि आप देखेंगे ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये डिवाइड होते हैं। दो वहीं पे होते हैं इस पोल पे, दूसरे माइग्रेट करके आ जाते हैं दूसरे पोल पे। तो अब दो सेट हो गए किसके? हमारे पास सेंट्रियोल्स के। फिर यहां इनके साथ अटैच होंगे स्पाइंडल फाइबर्स। जो माइटोटिक फाइबर्स होते हैं हम जिनको बोलते हैं वो एक होते हैं एक पोल से दूसरे पोल की तरफ आते हैं, हम उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस फाइबर्स। दूसरे पोल से आ जाते हैं इक्वेटर तक, बीच तक। ये क्या है? सेल का इक्वेटर। तो उनको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स की फाइबर फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा दूसरे फाइबर्स भी होते हैं जो सेंट्रियोल से सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं, हम उनको बोलते हैं एस्ट्रल फाइबर्स, स्टार लाइक। ये फाइबर्स की फॉर्मेशन हो गई। फिर आप देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो गई, माइटोटिक एपरेटस अपीयर हो गया, क्रोमोसोम्स अपीयर हो गए और फिर हमने देखा एक बड़ा सा सेल बन गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होता है हमारा मेटाफेज। सिंपल फेज है बिल्कुल, इसमें कोई मसला नहीं है। आप देखेंगे अब जो मेटाफेज होगा उसमें सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं, वो लाइन बनाते हैं बीच की जगह, इक्वेटर की जगह। तो वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। तो सारे के सारे बीच में इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे और बनाएंगे मेटाफेज प्लेट। लाइन बना ली सबने इक्वेटर पे। तो उसके बाद अब क्या होगा? अब देखेंगे ये हमारे बनाने पड़ते हैं सेंट्रियोल्स हो गए, ये एस्ट्रल फाइबर्स। फिर इनके साथ अटैच होंगे आके डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। वो कहां पे अटैच होंगे? क्रोमोसोम्स के सेंटर पे प्रोटीन होती है, हम उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। अगर हम क्रोमोसोम्स बनाएंगे ये इनके सेंट्रल पार्ट, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये इसका आर्म्स हो गए और इन सेंट्रल पार्ट्स पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसके साथ ये डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स आके अटैच होते हैं, इनको हम बोलते हैं
काइनेटोकोर, और बीच वाली जिसको बोलते हैं हम सेंट्रोमर। तो अब क्या होता है कि डिसकंटिन्यूअस फाइबर, कौन से फाइबर्स, डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स आके अटैच होंगे काइनेटोकोर के साथ सेंट्रोमियर रीजन पे, और इसके बाद ये जो सेंट्रोमियर है इसकी डिवीजन स्टार्ट होगी। और इसके बाद आ रहा है हमारा तीसरा फेज जिसे हम कहते हैं एनाफेज। तो इसमें यह होगा मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पे आ गए, अरेंज किया सबने, मेटाफेज प्लेट बनी, इक्वेटर पे अटैच हुए सारे के सारे हमारे क्रोमोसोम्स, और उसके बाद वो अटैचमेंट किस जरिए हुई, डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स जो अटैच हुए वो हुए थे काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स पे। अब आती है हमारी एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से डिटैच होंगे। अब देखें कैसे होता है, ये एनाफेज, जो क्रोमोसोम्स हैं वो बीच में डिटैच हो जाएंगे, आधे क्रोमोसोम्स एक पोल की तरफ मूव करेंगे और दूसरे आधे क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ मूव करेंगे। वो कैसे मूव करेंगे, वो जो डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं या सिकुड़ना शुरू कर दें, तो वो उनकी मूवमेंट की वजह से वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ये कंटिन्यूअस फाइबर्स हो गए, मगर वो अटैच कौन से होते हैं, आपने ध्यान में रखना है, डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स वही उन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और क्रोमोसोम्स आधे क्रोमोसोम्स एक पोल की तरफ मूव करेंगे, आधे दूसरी की तरफ। और फिर हमारा आ जाएगा लास्ट वाला फेज यहाँ पे टीलोफेज। तो टीलोफेज में आप देखेंगे ऐसे होगा कि क्रोमोसोम्स पहुंच के फिर से, हमने पढ़ा था ना बिल्कुल इसके अपोजिट होता है प्रोफेज के, तो यहाँ पे फिर से क्रोमोसोम डिसअपीयर हो जाएंगे और बनेंगे वहां पे क्या, क्रोमेटिन नेटवर्क हो जाएगा, अनकॉइल हो गए क्रोमोसोम्स। फिर यहां से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो जाएगी, इसके बाद फिर न्यूक्लियोलस भी अपीयर हो जाएगा, और फिर डिसअपीयर क्या हो जाएंगे, मेटाटिक एपरेटस, जो स्पंडल फाइबर्स ये अपीयर होते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसअपीयर हो जाएंगे। अब देखेंगे हमें एक बड़ा सा सेल नजर आएगा जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई होंगे, न्यूक्लियस एक होता है उसकी जमा को हम कहते हैं न्यूक्लियाई, तो एक मेगा सेल होता है जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं। ये हमारी हो गई टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स बैक टू पोल्स एंड बिगिंस टू डीकंडेंस, क्रोमोसोम पहुंचे फिर डीकंडेंस होके क्रोमेटिन नेटवर्क बन गया, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड होगी अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी, और इसके बाद क्या होगा, मेटाटिक एपरेटस क्या होंगे, वो भी डिसअपीयर हो जाएंगे। ये थी पहले जो फेज हम मेटासिस का पढ़ रहे थे। इसको हम अगर जनरली कैटेगराइज करें तो इसको स्टेज को, बड़ी वाली स्टेज को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। तो ये क्या हो रही थी, कैरियोकाइनेसिस हो रही थी। कैरियन, कैरियन आपने पढ़ा होगा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, और काइनेसिस क्या है यहाँ पे, मूवमेंट। तो असल में इसको हम कहेंगे कि इसमें सिर्फ न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मूवमेंट हो रही थी, और इस मूवमेंट के नतीजे में क्या हुआ, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बने यहाँ पे। अब इस कैरियोकाइनेसिस के बाद होगी साइटोकाइनेसिस। जो साइटोकाइनेसिस होती है इसके नतीजे में क्या होता है, इन केस ऑफ एनिमल्स एक्टिन फाइबर्स यहां पे बीच में आ जाएंगे यहाँ पे। अब उसको बना लें हम, ये फर्ज करें हमने बड़ा सा सेल बना लिया। अब क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्टिन फाइबर्स। तो एक्टिन फाइबर्स क्या करते हैं, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू करेंगे और इसको ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करते करते ऐसे हो गया जैसे बलून को हम ट्विस्ट करके दो हिस्सों में कर सकते हैं डिवाइड। तो ये जो एक्टिन प्रोटीन्स होती हैं ये इनको पिंच ऑफ करके दो सेल्स को एक दूसरे से अलग कर देगी, जिसके नतीजे में दो सेल्स बनेंगे जिनमें वही दो सेट्स होंगे क्रोमोसोम्स के। तो ये हो गई हमारी मेटासिस कंप्लीट। मगर इन केस ऑफ प्लांट्स दो सेल एक दूसरे से अलग नहीं होते। यूजुअली क्या होता है, इन केस ऑफ प्लांट्स जो दो सेल्स बने वो वहीं पे एक दूसरे के साथ करीबी में एक ही जगह पे होते, सिर्फ बीच में एक आ जाती है यहाँ पे
सेल प्लेट बन जाती है, उसका अलग ही प्रोसेस है। तो अब क्या हुआ, माइटोसिस के नतीजे में कितने सेल बनते हैं, दो, और एक सेल से दो बनेंगे और दोनों के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसको अगर हम समराइज करेंगे तो ये प्रोसेस सोमेटिक सेल्स में होता है, जिसके नतीजे में एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, डॉटर सेल्स, दोनों आइडेंटिकल होते हैं और दोनों के अंदर दो सेट्स क्रोमोसोम्स के डिप्लॉइड होते हैं। पहला फेज इसका आता है प्रोफेज। प्रोफेज के नतीजे में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस वो डिसअपियर हो जाएंगे, सेंट्रियोल्स डिवाइड होंगे, एक वहीं पे होगा पेयर, दूसरा पेयर आ जाएगा दूसरे पोल की तरफ। फिर माइटोटिक एपरेटस अपीयर होते हैं, जो होते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, और उसके अलावा एस्ट्रल फाइबर्स भी बनते हैं। उसके बाद जो स्टेज आती है हमारी, उसको हम बोलते हैं मेटाफेज। सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स अपीयर हुए थे वो सारे के सारे बीच वाली लाइन में इक्वेटर पे आ जाएंगे, तो वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो हम उसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। और क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं किसके साथ, डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स के साथ, और किसके थ्रू, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर प्रोटीन्स जो मौजूद होती हैं क्रोमोसोम्स के सेंट्रल डिस्क या सेंट्रोमियर पे। इसके बाद हमारा आता है एनाफेज। एनाफेज के अंदर ये होता है कि क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रल डिस्क है वो डिवाइड होती है, तो आधे क्रोमोसोम्स एक पोल की तरफ मूव करते हैं, आधे दूसरी की तरफ। तो कौन कराता है, वो असल में मूवमेंट होती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। तो क्रोमोसोम्स आधे इस तरफ पोल पे जाएंगे, आधे दूसरे पोल पे जाएंगे। इसके बाद आ जाती है टीलोमर। टीलोमर में क्या हो गया, क्रोमोसोम्स पहुंचे पोल्स पे और वहां पे वो अनकॉइल हो गई, इसका प्रोफेज का अपोजिट स्टार्ट हो गया। क्रोमोसोम डिसअपियर हो गए, माइटोटिक एपरेटस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस फिर से अपीयर हो गया। इसके अलावा सेंट्रियोल हर न्यूक्लियस के साथ एक एक होगा, और उसके बाद क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। तो असल में हमें आपका एमसीक्यू भी आ जाता है कि कैरियोकाइनेसिस इज सक्सीडेड बाय, जहां साइटोकाइनेसिस इज प्रेसिडेड बाय। साइटोकाइनेसिस के पहले क्या आता है या कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या आता है, जहां वो एक लाइन दे देते हैं कि इनमें से करेक्ट क्वेश्चन कौन सा है, कि कैरियोकाइनेसिस इज सक्सीडेड बाय साइटोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस इज सक्सीडेड बाय कैरियोकाइनेसिस। तो सही होता है कि हमेशा कैरियोकाइनेसिस के बाद ही होती है साइटोकाइनेसिस। तो आप इसमें से कई क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि भाई कौन से सेल्स में होते हैं, जो बनते हैं डिप्लॉइड सेल होते हैं या हैप्लॉइड सेल होते हैं। इसके अलावा भाई सबसे बड़ी स्टेज कौन सी है, सबसे छोटी स्टेज कौन